दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम पढ़ेंगे कि ड्रामा क्या है, रंगमंच क्या है। देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पेपर बना ही नहीं है बीएड का जिसमें भारतीय रंगमंच ना पूछा हो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। अब तक के सारे ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिला है, तो हम पूरा ही डीप में जानेंगे। आप इसमें से कुछ काट पीट के अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको निकाल लीजिएगा और पेपर में लिख दीजिएगा अपनी समझ के अनुसार। हम भूमिका में देखें तो सबसे पहले एक भूमिका बनाते हैं। तो प्रकृति में मानव अन्य जीवों से एक रूप में भिन्न है कि उसने अपनी संभावना यानी भावनाएं जो हैं, संवेदना जो है, उल्लास, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, घृणा आदि को अभिव्यक्ति देने के लिए सांस्कृतिक जीवन का निर्माण किया है। आपकी जो सभ्यता है, देखिए हर किसी का कल्चर एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक, अपनी अपनी इमोशंस अलग होते हैं। कोई जल्दी रो पड़ता है, कोई जल्दी हंस देता है ना, तो कोई प्रेम अधिक करता है, कोई घृणी अधिक होता है। तो क्या है, इसके लिए हमने अलग अलग सांस्कृतिक जीवन का निर्माण किया है। फिर कह रहे हैं विभिन्न मानव समाजों में नृत्य, संगीत, रंगमंच, चित्रकला आदि का सर्जन उसकी इन्हीं सांस्कृतिक अभिरुचियों के कारण हुआ है। रंगमंच इन्हीं कला रूपों में से एक है। देखिए रंगमंच जो है उसको हम कहते किसे हैं, तो थिएटर को कहते हैं, जिसमें हम मूवी देखते हैं, हाँ वही वाला थिएटर है ये, बस नेम चेंज है तो आप लोग घबरा गए। जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा अभिनय के भरपूर प्रयोग द्वारा मानवीय भावनाओं यथा सुख दुख, राग द्वेष एवं प्रेम आदि की मंचीय प्रस्तुति की जाती है। वाचन, नृत्य एवं संगीत रंगमंच के अभिन्न एवं आंतरिक अव्यय होते हैं। देखिए आप हम लोग देखते हैं, कोई नाटक वगैरह भी देखते हैं तो उसमें वो अभिनय करते हैं वो, या फिर हम कोई कॉन्सर्ट में जाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो सिंगर लोग हैं वो प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो मंच पे क्या है, एक रंग जमा हुआ है। या हम कोई नाटक देखने जाते हैं, पहले हम देखते थे कि रामलीला तो सबसे बढ़िया उदाहरण हो जाएगा इसका, कि हम रामलीला को देखते हैं, उसमें एक लाइटिंग अलग से दी होती है, हर पात्र का अपना एक मेकअप होता है। ऐसे ही कई सारे नृत्य नाटिकाएं दिखाई जाती हैं छोटी छोटी, उसमें हर एक विशेष पात्र की अपना एक ड्रेस कोड होता है, अपना एक अलग मेकअप होता है ना, सजावट कैसी रहेगी मंच की, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है भारतीय रंगमंच में। ठीक, तो हम सभी प्रकार के रंगमंच देखेंगे कि कौन सा रंगमंच, हर जगह का रंगमंच देखेंगे, मतलब थिएटर, तो यानी जो रंगमंच है उसकी क्या क्या विशेषता है, चलिए देखते हैं। ठीक, तो रंगमंच का तात्पर्य है क्या, हम रंगमंच चिल्ला रहे हैं, तो रंगमंच शब्द क्या है, रंग और मंच से मिलकर बना है, जहां रंग का क्या आशय है, मंचित दृश्य को आकर्षित और मनोहर बनाने वाले के लिए पर्दों, दीवारों और छतों पर रंगों के विविध रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही इसका प्रयोग कलाकारों के पहनावे और उनके सौंदर्य को निखारने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अभी हम कह रहे थे, एक रामलीला का उदाहरण लिया था कि अगर कोई शबरी बना है तो वो शबरी के गेटअप में आएगा ना, है ना भाई कह उसको शबरी रहे हैं और मतलब उसको हम कह राम रहे हैं, लेकिन वो आया शबरी के गेटअप में है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो जो पात्र है वो सुंदर आकर्षक लगने चाहिए, और वो जो मंच करता है, जो इन सब को लीड कर रहे हैं, उनका भी अलग एक पहनावा होता है। और पीछे की लाइटिंग, दुख वाला सीन है, तेज लाइटिंग लगा रखी है। देखिए जो संगीत, जो नाटक, आगे जो देखने वाले हैं उनको प्रभावित करना चाहिए, उनको सुख की अनुभूति होनी चाहिए, तब आप मानिए कि आपका वो संगीत है, जो कला है, जो नाटक है, वो आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ है या संपूर्ण हुआ है या ठीक हुआ है। ठीक, तो रंगमंच से क्या समझ में आया हमें, जो रंग है उसके रंग से यहाँ पे मतलब है कि जो उसकी सजावट है उससे, वहाँ के जो पर्दे हैं, वहाँ की जो दीवारें हैं, किस तरीके से सजावट की गई है, कैसे फूलों का यूज किया गया है, कैसे पर्दे लगाए गए, गंदे संदे पर्दे लगा दिए हैं स्टेज पे, तो क्या कोई आकर्षकता आएगी उसमें, नहीं आएगी। क्या है, विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और क्या अब मैं बता रही थी कि कलाकारों के पहनावे और उनके सौंदर्य को निखारने के लिए कि मेकअप, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो सीता का मेकअप कैसा होगा, राम जी का मेकअप कैसा होगा, रावण का कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वहीं अगर हम मंचन की बात देखें तो प्रदर्शित किए जा रहे नाटक और नृत्य को दर्शकों को सुविधा के लिए एक ऊंचे स्थान पर प्रस्तुत करना, ताकि सब लोग उसे ठीक से देख सके और उसका आनंद ले सके। देखिए
कभी भी आप स्टेज देखते हैं तो दर्शकों से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि जो आगे बैठा हो सिर्फ उसी को वो प्रदर्शन दिखे, सभी को दिखे। कोई भी कहीं भी खड़े होकर किसी भी व्यवस्था में देखे, किसी भी स्थिति में देखे, उसको वो मंच साफ सफाई से सुथरे तरीके से उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। पीछे के पर्दों, पीछे की लाइटों और जो पात्र हैं वो स्पष्ट दिखने चाहिए, और मंचन थोड़ा सा ऊपर होता है। या थिएटर में भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे आगे के लिए एक स्टेज टाइप का बना होता है, दोनों तरफ सीढ़ियां होती हैं और एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है, उस पर आप बैठ के एक मूवी का एंजॉय लेते हैं, ठीक। या फिर कुर्सियों को ऐसे अरेंज कर दिया जाता है नीचे से ऊपर की अवस्था में या ऊपर से नीचे की अवस्था में, ठीक न, मतलब सीढ़ी वाइज सीढ़ी, कि पहले वाले को थोड़ी नीची फिर अगले वाले को थोड़ा ऊपर। तो इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि मंचन जो है, जो मंच पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो सभी को उचित प्रकार से देख सके। तो यही क्या है, हमारा रंगमंच है। आगे देखते हैं कि नाटकों में नटों के हाव भाव, वेशभूषा, संवादों आदि से घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है, कि वो नाटक अपना, देखिए पता भी चलना चाहिए कि वो किस चीज़ की प्रस्तुति दे रहे हैं। एक स्टोरी है, अगर पूरी वो स्टोरी पूरी नाटक का बता सके तो उससे संदेश क्या निकला। तो अगर आप किसी से अलग से देखने वाले दर्शनकर्ता से, जो दर्शक हैं उनसे अगर आप पूछ लें कि इसमें क्या दिखाया गया, अगर उन्होंने बता दिया तब तो आपका मतलब नाटक सफल माना जाता है, ठीक। इसके अलावा नाटक का आशय ऐसे काव्य ग्रंथ से है जिसमें स्वांग के द्वारा दिए जाने वाले चित्रों, व्यक्तित्वों का वर्णन हो, इसलिए नाटक का दृश्य काव्य या अभिनय ग्रंथ भी कहा जाता है। आप देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन है वो भी क्या करते हैं, एक तरीके का अभिनय ही करते हैं। हम कई राज्यों में देखते हैं कि अपने अभिनय के द्वारा कई सारी कथाओं का वर्णन किया जाता है ना, तो वो छोटी छोटी नाटिकाओं के द्वारा दिखा देते हैं। कई अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र के द्वारा कई पात्रों का निर्माण होता है उनके द्वारा, और कई तरीके की कहानियों को, कई तरीके की प्रथाओं को, जो कुप्रथाएं चल रही हैं उनको भी कभी कभी प्रदर्शित किया जाता है इन जो रंगमंच है उसके द्वारा, ठीक। तो अगला अगर हम देखें, यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय रंगमंच के मूल स्रोत एवं स्वरूप। भारत में रंगमंच की जड़ें अत्यंत प्राचीन एवं गहरी हैं। आदिम या पौराणिक युग में से ही रंगमूलन कार्यकलाप भारतीय जीवन का विभिन्न अंग का हिस्सा है। देखिए ये आज की प्रथा नहीं है रंगमंच, ये रंगमंच पुरानी परंपरा है। जब बहुत पुराना काल था तब भी लोग नाटिकाओं का प्रदर्शन किया करते थे। ये रामलीला आज से नहीं चलती है ना, ये जो थिएटर पहले भी लोग प्रोजेक्टर का यूज करके चादर डाल के जो है वो देखा करते थे, वो जो प्रोजेक्टर है उसका यूज होता था, उससे भी पहले से प्राचीन या पुराने काल से भी लोग एक नाटक के द्वारा प्रस्तुति देते थे, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। वैदिक काल जो था युगों में क्या होता था, यज्ञों से संबंधित कर्म कांडों में नृत्य जैसी स्थितियां विद्यमान थी। संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में भी एक ऋग्वेद में यमी यमी, पुरुरवा, उर्वशी, अगस्त्य, लोपामुद्रा, इंद्र, अदिति आदि अनेक संवाद मूलक सूक्त लिखे गए हैं। देखिए ये सारे क्या हैं, रंगमंच से संबंधित हैं, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जो किसी ना किसी प्रकार के नाटकीय संयोजन का आभास कराते हैं। इसलिए वैदिक काल को हम रंगमंच कला का क्या करते हैं, उद्भव काल मानते हैं, उद्गम काल मानते हैं, कह सकते हैं, ठीक। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो देखिए ऋग्वेद को तो मानते ही हैं रंगमंच का उद्गम करता, तो हमारे जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं जो प्राचीन काल में मिले हैं, तो शैल गुहाकार स्वरूप में भी संस्कृत रंगमंच के कुछ अवशेष मिले हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से, रामगढ़ के पहाड़ियों पर स्थित सीतावेगा से, बेंगा एवं जोगीमारा की गुफाओं से भी रंगशालाओं के चित्र मिलने से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ का जो प्राचीन कला में नाटक खेले जाते थे। देखिए हम ऐसे तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, हमें नहीं पता चल सकता कि प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, लेकिन हम कुछ चित्रों के माध्यम से जो कुछ साक्ष्य में मिले उनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भी लोग जो थे वो नाटक किया करते थे। देखिए रंगमंच का सीधा सीधा मतलब नाटक से ही है, ठीक। जो एक कहानियां हैं, जो कलाएं हैं, वो एक नाटक के द्वारा, या जो कथाएं हैं पौराणिक, उनको नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था एक मंच पे, और जो कि सुंदर सी सजावट होती थी, इसलिए उसको रंगमंच कह दिया जाता था। फिर हम कह दिया जाता था, मतलब आज भी उसको थिएटर कहा जाता है, ठीक। तो इंग्लिश में कह सकते हैं। फिर भी इन गुफाओं से मिले साक्ष्यों के आधार पर हम इसे संस्कृत का विकसित रंगमंच नहीं मान सकते, ठीक। जो अगर हम अगला बात करें तो हम संस्कृत रंगमंच की बात करते हैं, तो भारत में रंगमंच की समृद्ध परंपरा का आधार संस्कृत रंगमंच को ही माना जाता है। प्राचीन भारत में नाटकों के दो प्रकार थे,
पहला क्या था, लोकधर्मी, दूसरा क्या था, नाट्यकर्मी, नाट्यधर्मी। तो जो लोकधर्मी था वो कैसा था, दैनिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण होता था, जो भी दैनिक जीवन से संबंधित जो भी हमारी मतलब कहाँ जो भी चीज़ें होती थी, दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा की जो चीज़ें होती थी उनका प्रस्तुतिकरण दिया जाता था, ठीक। और नाट्यधर्मी क्या होते थे, अत्यधिक प्रतीकों परंपराओं का चित्रण होता था, जो भी हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उनका जो वर्णन था वो किया जाता था, ठीक। इसमें संस्कृत रंगमंच में ऐसी मान्यता है कि जो नाट्य संस्कृत नाट्य है उसकी रचना किसने, इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने 5वें वेद के रूप में की थी, ठीक। जरूरी। और देखिए 4 वेद तो हमारे पहले से ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन ये जो हमारा 5वां वेद है यानी जो नाट्य शास्त्र है उसको भी एक तरीके से 5वां वेद कहा जाता है। ब्रह्मा ने ऋग्वेद के पाठ्य यानी बोल, संवेद जो सामवेद है उसकी सामवेद से गीत और यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से श्रृंगार आदि रस लेकर नाट्य ग्रंथ की रचना की। देखिए उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया और एक नए ग्रंथ की रचना की जिसको हम 5वां वेद कह सकते हैं या हम उसको नाट्य ग्रंथ की रचना कह सकते हैं, नाट्य ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक, या नाट्य शास्त्र कह सकते हैं। फिर नाट्य ग्रंथ की रचना में शिव, पार्वती एवं विष्णु के सहयोग को भी स्वीकार किया गया है, ठीक। उसमें सभी प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है जो नाट्य शास्त्र है। हालांकि संस्कृत रंगमंच के विकसित स्वरूप का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मिलता है, ठीक, जिनकी रचना 1ली सदी में की गई थी तथा इसे विश्व के प्राचीनतम नाट्य शास्त्र के रूप में माना जाता है जो संस्कृत है, ठीक। संस्कृत रंगमंच सबसे ज्यादा नींव समझ लीजिए संस्कृत रंगमंच को। भारत में शास्त्रीय संस्कृत नाटकों का वैभव काल 1ली सदी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं। संपूर्ण नाटक कितना 5.7 कृतियों में संपन्न होता है, ठीक। अधिकांशतः शहरी जीवन पर केंद्रित होते थे जो भी ये नाटक जो नाटिकाएं होती थी, छोटा है तो नाटिका, बड़ी है तो नाटक, ठीक। उसके हिसाब से उसको ये शहरी जीवनों पे ज़्यादातर केंद्रित होते थे। ये जो संस्कृत रंगमंच होते थे जो मुख्य विषय वस्तु था वो क्या था, प्रेम और नायकवाद था, ठीक। फिर अगर हम देखें तो संस्कृत रंगमंच शस्त्रबद्ध था जिसमें नाट्य प्रकारों, रंगस्थल, अभिनय मंच, सज्जा और रंगों कारणों के साथ ही शैली की भी परिभाषा दी जाती थी। अगला अगर हम देखें तो रस इसका केंद्र तत्व था। हालांकि भास ने अपने नाटकों में इस शास्त्र सीमा पर भी अलग अलग उल्लंघन किया है। संस्कृत नाटकों के आख्यान प्रायः किसी प्रसिद्ध कृति से लिए गए थे जिसमें नायक प्रायः राजश्री, राजा, विद्वान, वीर, प्रख्यात वंश का कोई प्रतापी पुरुष होता था। अगला अगर हम इसकी विशेषता देखें तो ग्रीक ट्रेजेडी की भांति दुखांत नाटकों की शास्त्रीय मनाही थी। अगला हम देखें तो क्लासिकल संस्कृत नाटकों का आरंभ विस्तृत पूजा एवं मंगलाचरण के साथ होता है, ठीक। मंगलाचरण एक इसका विशेष भाग है। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो अभिनय के दौरान क्या करते थे, जो कलाकार है वो मुखौटों का प्रयोग नहीं करते थे, किसमें, संस्कृत रंगमंच में, तथा मानवीय भावनाओं को चेहरे की भाव भंगिमाओं, इशारों एवं डायलॉग द्वारा दर्शकों के सामने उकेरने का प्रयास करते थे। ये जो नाटक आप देखते होंगे जैसे साथ में हमारा साथी देखते हैं तो क्या वो उस कैरेक्टर में होते भी हैं, क्या वो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो रियल रोल प्ले कर रहे हैं, उनको किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है। तो संस्कृत रंगमंच में भी ऐसा होता था कि वो जब खुद को प्रदर्शित करते थे तो खुद के इमोशंस इतने अच्छे से यूज करते थे कि लोगों को लगने लगता था कि ये ओरिजिनल है ना, लोगों के आंसू तक आ जाते थे। विभिन्न विषयों को प्रदर्शित करने हेतु क्या पर्दों का प्रयोग किया जाता था ताकि नाटिकाओं में सजीवता एवं गहराई लाई जा सके। और 11वीं सदी में 1000 यानी जो ईस्वी थी संस्कृत मंच का अवसान हो गया, वो अवसान होना शुरू हो गया था, ठीक। तो मतलब इसकी शुरुआत कब हुई तो 11वीं सदी तक शुरू हो गई थी। अगला अगर हम देखें तो प्राचीन काल के कुछ मुख्य नाटककार हैं तो उनके बारे में चलिए अब हम देख लेते हैं कि कुछ मुख्य नाटककार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं भास, ठीक। तो भास उनके बारे में हम जानेंगे कौन थे, ये नाटककार हैं, उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि प्राचीन काल के मुख्य नाटककार कौन थे। देखिए रंगमंच नाटककार से ही संबंधित है कि जो कौन नाटक करते हैं, ठीक। हम लोग कहते हैं ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं वो वाला नहीं है, लेकिन नाटककार जो नाटक को प्रदर्शित करेंगे उनको नाटककार कहेंगे। तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या उनके भास थे। विद्वानों ने ईसा पूर्व 4वीं सदी
तथा ईसा पश्चात 10वीं सदी के बीच भास का समय माना जाता है। वह उत्तरी भारत में रहते थे, किसी इंसान की ही बात हो रही है। महाभारत तथा रामायण और जैसे विषयों को लेकर उन्होंने कई नाटकों की रचना की। ठीक, अब नाटकों की रचना की थी इन्होंने नाटक किया नहीं था। ठीक, तो नाटककार किसे कहेंगे? जो नाटक करते हैं और या फिर नाटकों को लिखते हैं। ठीक, तो ये लिखते थे जो भास थे। अगर हम देखें तो उरुभंगम में महाभारत युद्ध के दौरान भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघा तोड़ने पर हुई उनकी मृत्यु को दर्शाया गया है। संस्कृत नाटकों में एकमात्र यही दुखांत नाटक माना जाता था। सोते हुए पांचों पांडव पुत्री की अश्वत्थामा द्वारा की गई हत्या जैसे और कई नाटक इन्होंने लिखे हैं। किसने? भाम ने। ठीक, क्या नाम है? सॉरी, भास नाम है इनका, तो इन्होंने लिखे हैं। अगला अगर हम देखें तो कालिदास ने कई नाटकों की रचना की है। तो ये क्या है? नाटककार हैं सारे। तो संस्कृत के कवि तथा नाटककार कालिदास के बारे में कुछ खास ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबारी थे और उनके दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने कई काव्य लिखे तथा रघुवंशम, ऋतु संहार, कुमार संभवन तथा मेघदूत लिखी। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक दो भी अगर आप देख लेते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के जो नाटककार हैं या फिर कोई भी किन्हीं भी नाटककारों के नाम अगर आपको लिखने आ गए या उनको उल्लेखित कीजिए करना आ गया तो आप उनको लिख सकते हैं। 3 नाटक के लिखे इन्होंने, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, तो ये सारे इन्होंने लिखे। अगला अगर हम देखें तो अगले हैं शूद्रक ने भी लिखे। शूद्रक के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, किंतु मृच्छकटिकम लिखी है इन्होंने की प्रस्तावना में ऐसे संकेत मिलते हैं कि वे ऐसे राजा थे जिन्हें वैदिक साहित्य, गणित तथा एक ऐसा ग्रंथ है जिनमें ये सब मालूम पड़ता है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है और इन्हें क्या क्या ज्ञान था। भास के अधूरे जो नाटक है, चारुदत्त के 4 अंकों को लेकर उसमें थोड़ा परिवर्तन कर और अन्य 6 अंक जोड़कर उनमें मृच्छकटिकम की रचना की थी। किसने? जो हमारे शूद्रक थे। अगले अगर हम नाटककार की बात करें तो अगले हमारे आ जाते हैं विशाखदत्त की। विशाखदत्त कौन है? संभवतः 6ठी सदी में विशाखदत्त राजनीति से जुड़े विषयों के नाटककार थे। उनके एकमात्र बचे हुए नाटक मुद्रा राक्षस में नंद शासकों के आखिरी शासक के मंत्री, रक्षक और षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए चाणक्य की योजना दिखाई गई है, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। अगला अगर हम हर्ष की बात करें तो एक हर्ष है जो वो भी नाटककार हुए हैं। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना की। रत्नावली में राजा उदयन तथा राजकुमारी रत्नावली का प्रेम दिखाया गया है। प्रियदर्शिका में राजा उदयन का प्रेम और प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। नागानंद में राजकुमार जिमुतवाहन को गरुड़ के समक्ष सर्पों की बलि रोकने के लिए स्वयं की बलि देते हुए दिखाया गया है। फिर अगर आप महेंद्र वर्मन हैं, ये भी एक क्या थे? नाटककार थे, तो उसको भी समझ लेते हैं। हर्षवर्धन के समकालीन पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास के प्रहसन नामक परिहास नाटक लिखा। इसमें तत्कालीन समाज के जीवन व विभिन्न धर्मों के नैतिक मूल्यों में आई गिरावट पर व्यंग किया गया है। अगर हम भावभूति को देखें तो कालिदास के बाद विद्वता में शीर्ष स्थान रखने वाले भवभूति हैं। कान्यकुब्ज में रहते थे। इन्हीं के बाद कमोवेश संस्कृत नाटकों के रचनाकार नहीं हुए। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की, मालती माधव, महावीर चरितम, एक उत्तर रामचरितमानस। जहाँ मालती माधव पारिवारिक नाटक है, वहीं महावीर चरितम और उत्तर रामचरितमानस राम कथा पर आधारित नाटक है। अब लोक जो रंगमंच है उसकी बात करेंगे। ठीक, अब हमने संस्कृत रंगमंच देख लिया, हमने कुछ प्राचीन जो हमारे नाटककार थे उनको देखा। अब हम लोक रंगमंच को देखेंगे। तो भारतीय रंगमंच की दूसरी परंपरा क्या है? लोक रंगमंच है। फिर रंगमंच के विकास का यह द्वितीय चरण है, जिसका काल के प्रथम चरण कौन सा था? तो हमारा प्रथम चरण था संस्कृत का जो रंगमंच था, जो कि हमारा कहाँ से था? 1000 ईसा तक था। अब ये कहाँ से? 1000 ईसा से 1700
ईसा तक माना जाता है या बीच का रहा कह सकते हैं। किंतु वर्तमान में विद्यमान लोक नाट्यों का विकास 15 से 16वीं शताब्दी में हुआ था। वास्तुतः जो हमारा लोक मंच है जनसाधारण विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए होता है। देखिए जो संस्कृत हमारा रंगमंच था वो शहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता था, जो शहरी जीवन था। लेकिन ये जो लोक रंगमंच है वो अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी दैनिक जीवन को अधिक महत्व देता है, जो फुर्सत के क्षणों में उनका मन बदलाव करता है। इस रूप में लोक जो मंच है जीवन को उमंगता से भरता है और स्वाभाविक एवं अनायास अभिव्यक्ति करता है। अब लोक रंगमंच के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको स्थापित करने के लिए किसी विशेष प्रयास, परिश्रम एवं धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये स्वतः जन्म लेता है तथा मानव के जीवन के साथ फलता फूलता है। इसके विपरीत प्रबुद्ध रंगमंच राजाओं, धनिकों या शासन का आश्रय पाकर संपोषित एवं प्रवृद्ध होता है। देखिए इन जो लोक रंगमंच हैं उनको राजाओं का भी संरक्षण प्राप्त, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसी लोक मंच पर मंचित होने वाली जो कला को लोक नाट्य नाम से जाना जाता है। इन लोक रंगमंच में मुख्य रूप से 2 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है धार्मिक प्रवृत्ति, जिसमें रासलीला, रामलीला, कुडियाट्टम, अंकियानाट, तेरुकुत्तु, यक्षगान, ठीक है, जो कर्नाटक का है, इनके कथानक के आधार पर एवं प्रक्रिया जो है वो क्या है, धार्मिक है। प्रक्रिया कैसी है, हमारी धार्मिक है। इसका दूसरा रूप क्या है, लौकिक है, जिसमें स्वांग और कई सारी नौटंकी, नाच और तमाशा जैसी शैलियाँ जो क्या है सम्मिलित हैं, अर्थात जिसका विषय सामान्य जनजीवन से संबंधित है। कुल मिलाकर जो लोक रंगमंच है वो सामान्य जीवन से यानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है, जो लोगों को आनंद देता है। उत्तरी भारत के लोक नाट्यों में जहाँ गायन एवं संवाद शैली की प्रधानता है, वहीं दक्षिण भारत के लोक नाट्यों से नृत्य की। वहीं संक्षिप्त रूप में इनमें हम निम्नलिखित विशेषताओं को देखते हैं कि जो लोक हमारा रंगमंच है उसमें किस प्रकार की विशेषताओं को देखा गया है। तो क्या है, तो लोक रंगमंच में कोई शास्त्र सम्मत अनुशासन नहीं होता कि हम कोई नियमों का पालन नहीं करते। इसमें यह सरल एवं स्फूर्ति होती है, जिसमें अभिनय पर बल ना देकर गायन और वाचन एवं नृत्य पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें कोई आप करेंगे नाटक ही, लेकिन उसमें कोई डायलॉगबाजी नहीं होगी कह सकते हैं। उसमें गाने गा के, नृत्य करके, कुछ बातचीत करके, थोड़ा बहुत बातचीत होगी, थोड़ा बहुत गायन संगीत दिया जाएगा, थोड़ा बहुत बजाया जाएगा, गाया जाएगा, उस हिसाब से होता है। चूँकि भारतीय जनजीवन में गायन एक प्रमुख तत्व है, इस दृष्टिकोण से भारतीय नाट्य शैली में गायन की भी प्रमुखता रहती है। इसमें क्या अगर हम देखें तो इसमें स्थानीय रीति रिवाजों एवं वेशभूषा को महत्व दिया जाता है। जिस तरीके की जहाँ पे जो भी लोक नृत्य जिस जगह की बात होती है, जिस क्षेत्र की बात होती है, उसमें जिस तरीके की वेशभूषा है, उनके दैनिक जीवन में जिस प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वैसे ही उनको प्रदर्शित किया जाता है लोक रंगमंच के। अब लोक रंगमंच की जो प्रस्तुति है उसमें क्या हास्य तत्व अधिक होते हैं, लौकिक एवं व्यवहारिक छंदों का भी खूब प्रयोग किया जाता है। लोक रंगमंच में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में ढोल, तबला, हारमोनियम एवं नगाड़े उल्लेखित हैं। अगर अब हम बात करें तो औपनिवेशिक काल में भारतीय रंगमंच यानी हम 19वीं सदी में आ गए हैं, तो 19वीं सदी में एक विभिन्न राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था के आगमन तथा उसके भारतीय व्यवस्था पर वर्चस्व ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। भारतीय रंगमंच में निरंतर पुनरावृत्ति, प्रेरणा की कमी, लौकिक नाटकों के कथानकों में आवृत्ति आदि कारणों की वजह से ठहराव आया है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर भी इस दौर में विभिन्न भारतीय भाषाओं में कुछ अच्छे नाटकों का लेखन तथा मंचन हुआ है, जिनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला अगर हम देखें तो इसकी मुख्य विशेषता तात्कालिक यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा सजीव एवं प्राकृतिक प्रस्तुतिकरण है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें ईश्वर, नायक तथा कल्पित जो कथाएं हैं उनकी जगह साधारण मानव तथा उसकी दिन प्रतिदिन की जीवन शैली, उसकी परेशानियां, उसके दर्द, साहस तथा पराक्रम आदि के मंचन को प्राथमिकता दी गई है। अगला अगर हम देखें तो यही नाटकीयता की बजाय तर्क संगत विचारों का मंचन किया गया है। नवीन चेतना से आबद्ध जो बौद्धिक वर्ग को यह नाट्य रूप जड़ एवं भ्रष्ट प्रतीत हुआ तथा पूर्व आधुनिक कला रूप में उन्होंने क्या किया होने के कारण यह मान लिया गया है कि इसमें आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। औपनिवेशिक काल में भारत में क्या, जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा अपने मनोरंजन के लिए यूरोपीय रंगमंच, शासन व्यवस्था, शिक्षा एवं प्रिंट जैसे आविष्कारों के प्रभाव तथा रंगमंच में प्रोसेस
प्रोसेनियम यानी रंगभूमि के आगे का जो भाग है तथा शेक्सपियर के परिचय में एक सर्वथा नवीन रंगमंच का आविर्भाव देखने को मिला, जिसमें नाट्य लेखन जो प्रस्तुति है एवं देखने की एक नवीन शैली को लोगों से परिचित करवाया गया। पहले अपने ढंग से अलग तरीके से होता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको अपने ही हिसाब से नई तकनीकियों के द्वारा प्रस्तुत किया। प्रदर्शन का मतलब था लिखित या छपे हुए नाट्य पाठ को प्रोसेनियम मंच पर अभिनेताओं द्वारा खोल देना। देखिए पहले कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती थी, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने स्क्रिप्ट का भी प्रचलन चलाया कि पहले पूरा नाटक को लिख दिया जाता था, फिर वही रट के किसी के सामने बोलना होता था अपने भावों के द्वारा। ठीक, फिर क्या है इसमें हम देखते हैं कि 1870 के बाद टिकट के रूप में लोकप्रिय हुआ तथा 19वीं सदी के अंत तक यह कलाकारों व्यावसायिक फॉर्मों के लिए रोटी रोजी के साधन के रूप में उभरा। देखिए पहले फ्री माइंड में होता था, कोई पैसे नहीं लगते थे, कुछ नहीं, ऐसे ही लोग अपने मन की प्रसन्नता के लिए किया करते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने प्रचलन चलाया, स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, लोग स्क्रिप्ट को बोल के पढ़ने लगे और धीरे धीरे ये लोगों के रोजी रोटी के काम आने लगा। लोग अपने अभिनय के रूप में इसको लेने लगे। नाटक देखने हेतु शुल्क लगने लगा तथा अब इसे केवल सामने से देखा जा सकता था। इस तरह दर्शक एवं अभिनेता के बीच एक आभासी जो है दीवार आ गई और रंगमंच अब सामुदायिक नहीं रह गया, जिसमें दर्शक एवं अभिनेता एक ही समुदाय के अंग हुआ करते थे। ठीक, अब लोगों को पहले अभिनय देखने के लिए किसी का पैसे देने पड़ेंगे। कब से ये शुरू हुआ? तो 19वीं शताब्दी से, जब अंग्रेजों का काल आया। उन्होंने अपने मतलब अधिक खुद को मनोरंजित करने के लिए उन्होंने ये भी सोचा कि कोई नई उनकी जो तकनीकी थी, उनकी जो मतलब सोच थी, उसके हिसाब से उन्होंने ढाल दिया जो रंगमंच था। ठीक, अब हम पहला देखते हैं तो पारसी रंगमंच क्या है। भारत की रंगमंच परंपरा में इन नवीन प्रवृत्तियों के आगमन ने देश में व्यावसायिक रंगमंच के विकास के लिए जमीन तैयार कर दी, जिसके फलस्वरूप भारत में पारसी रंगमंच परंपरा की शुरुआत हुई। अगर हम देखें तो सन 1853 में पारसी नाटक मंडली द्वारा सर्वप्रथम रुस्तम जबूली और सोहराब नामक नाटक का इस रंगमंच के अंतर्गत मंचन किया गया तथा इसका संचालन गुस्ता दजी दलाल एवं समर्थन दादाबाई नौरोजी द्वारा किया गया। ठीक है,